आमिर इलियास राणा साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगी। ये जो 90 दिन से मामला अब एक्सीड होते हुए दिखाई देगा डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल जिस तरह जारी किया है, लेकिन लाइक आई सेड अदालत उज़्मा में गुज़िश्ता रोज जो आईनी पिटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर उसमें 2 केयरटेकर सीएम्स की शमूलियत पर एतराज उठाते हुए कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है सूबे के, वो कैसे इसमें शरीक हो सके, तो बड़े बुनियादी नुकात, बड़े अहम नुकात उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला किसी न किसी करवट और बड़े खतरनाक तरफ भी जा सकता है कि जहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है सीसीआई का जो ये मंजूरी है इसको भी स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है? आप देखें 30 अप्रैल और 14 मई को फैसले आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तारीखें हैं, क्या इलेक्शन हो गए? नहीं हुए। हम उस वक्त कह रहे थे कि कुव्वत नाफजा का फैसला है कि इलेक्शन नहीं होने, और नहीं हुए। आज आप और हम बैठ के ये बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कल ही लगा देती तारीख। सुप्रीम कोर्ट तो शाम में भी अदालत लगाती है, रात में भी लगा लेती है। जिसके बारे में उन्होंने सोचा हुआ है वो काम कर लेते हैं, हाईकोर्ट में भी हो जाता है। ये उनको लगाने में मसला क्या है? लगाएं और उड़ा दें। अच्छा। लेकिन जहां बात होगी कि जी इसके अंदर आप निगरान वज़ीर आला क्यों बैठे हैं, वो बैठेंगे। आईनी तौर पे निगरान वजीर आजम हो या निगरान सदर, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक अपॉइंट किए हैं। ये जो जब वसीम सजाद कायम मकाम सदर बने थे, ये कोई बात नहीं है कि जी वो कायम मकाम है या नहीं है, वो है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें रास्ता दिया है कि वो नहीं। असल इशू ये है कि उनका मैंडेट तो बड़ा महदूद, बड़ा लिमिटेड होता है केयरटेकर्स का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उस वक्त तो बहुत महदूद था, तब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट हुआ। लेकिन आज उनके लिमिटेड उसको काम को ये बढ़ा के स्कोप गया है। जो 13 रुकनी इत्तेहादी हुकूमत थी, उन्होंने उनको मल्टीलैटरल, ट्राइलैटरल और जो भी बायलैटरल हैं चीजें हैं, जो इंटरनेशनल हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया है कि वो साइन कर सकते हैं और वो होंगे। क्योंकि ये जो हम काबीना देख रहे हैं ना, 16 रुकनी ये आई हैं और एडवाइजर आ गए हैं, कुछ 20-25 लोगों के पास आ गया है काम, तो बज़ाहिर ये बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं। लेकिन ये एक खदशे का इजहार जरूर है और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मुबर्रा नहीं हो सकती कि अगर इलेक्शन आगे गए, क्योंकि जब एक दफा जाते हैं तो 100 दफा जा सकते हैं। आपने खुद 4 महीने का रास्ता दिया है जाते हुए, आप ना करते ना मीटिंग। कौन सी, अगर ये ऑब्लिगेशन नहीं थी तो किसने मना किया था? 30 अप्रैल से लेकर अब तक आप 7 अगस्त तक क्यों बैठे रहे? 6 अगस्त तक आपने मीटिंगें क्यों डिले की? आप ये देखें ना, ये ढकोसला था पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का, आपस में जानबूझ के लड़ रहे थे। राइट, सबको पता था। जैसे इन्होंने पीटीआई को उठा के बाहर फेंक दिया सिंध असेंबली की अपोजिशन लीडरशिप से, ताकि निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की बनाए। बिल्कुल सही है आमिर साहब। मैं गुज़िश्ता रोज की एक और बड़ी अहम 2 घंटे तवील जो मुलाकात हुई उस पर भी बात करूंगी। एहतशाम उल हक साहब, एहतशाम साहब, जो सरमायाकार जो जिस तरह से मईशत को आगे बढ़ना चाहिए और आइडियली जिस तरह की सिचुएशन का सामना है मुल्क की मईशत को, इन्वेस्टर्स तो तभी आएंगे जब मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी इन प्लेस और ऑब्वियसली एक क्लियर मैंडेट के साथ। आपको लगता है केयरटेकर जो आज केयरटेकर गवर्नमेंट जो है इन प्लेस नजर आती है, आज अपने ओहदे का हल भी उठाया तमाम वुज़रा ने और एक तवील, एक लंबी जो है वो एक फेहरिस्त नजर आती है जो केयरटेकर्स में शामिल है, केयरटेकर गवर्नमेंट में। आपको लगता है इनके होते हुए मुल्क में इस तरह से सरमायाकारी भी पॉसिबल हो सकेगी? और जो आमिर साहब कह रहे हैं जो सीसीआई के इजलास में 2 केयरटेकर सीएम्स की इंक्लूजन, उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए एहतशाम साहब? देखिए, बुनियादी सवाल लीना इस वक्त यही है कि जो सब क्वार्टर्स में ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर्स में किया जा रहा है और आज की काबीना की तश्कील के बाद फिर किया जाएगा, वो ये है कि जी ये कब तक चले? जो केयरटेकर्स की है ये 90 दिन तक रहती है या 90 दिन के बियॉन्ड भी रहती है। सवाल एक ही होगा कि जी इस दौरान हुकूमत अपनी कारकर्दगी क्या दिखा पाएगी। इस वक्त जो सीरियस नौयत के चैलेंजेस हैं, आपने इकॉनमी का जिक्र किया, आईसीयू में पड़ी है और जिस तरीके से हचकोले खा रही है। 72,000 अरब का आज आपका कर्जा हो गया जो 91% आपकी GDP का है। तो ये आसान काम नहीं है। ये इसीलिए बांध दिया आपको IMF के प्रोग्राम में। अगले महीने किस्त मिलनी है आपको, दूसरी और तीसरी किस्त मिलेगी अगले साल फरवरी में। तो लिहाजा उसके बाद फिर 2024 में आपने नए प्रोग्राम में भी जाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि ये सारे काम इतनी आसानी के साथ नहीं होंगे। हुकूमत की मुश्किलात बहुत होंगी और फिर से बढ़कर ये जिसका ताल्लुक है वो आम आदमी से रिलीफ देने का, वो तो हुकूमत नहीं दे पाएगी। अलीना, अगर सारे इस प्रोसेस में चाहे ये 90 दिन है या 120 दिन है, एक हुकूमत डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाती है केयरटेकर्स, और ये एक सिग्नल चला जाता है कि जी जो बंदा वजीर बनाया गया अगर कि वो प्रोफेशनल है,
पॉलिटिशियन नहीं है, टेक्नोक्रेट है, और ये मैसेज चला जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये दिन रात अपने लोगों के काम नहीं करवा रहे, ये हुकूमत की बात या एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं सुन रहे। इनका जो काम अफ्ताबी साहब को जो निजी सेक्टर में लाया गया और पहले भी लाए हैं, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, अपना जिसको कहते हैं बिजनेस भी करते हैं, क्यों उनको स्टेज पे लेके आए, ये अपनी जगह मसला है। लेकिन इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर निशित तो अपना जो लेके आए ने, डॉक्टर शमशाद को लेके आए हैं, वो कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं थी। वो थी वहां पे आपने, क्योंकि वो आपने देखा 80% काम एशियन डेवलपमेंट बैंक में किया, वर्ल्ड बैंक इस्लामाबाद में भी वो बशीर के तौर पे काम करती रही हैं। ये सारी चीजें अगर ज़हन में रखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक अरेंजमेंट करके दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान पूरे तरीके से फंस गया। ठीक है, और एक जुमला इसको सारे में पाकिस्तान को इस मामले में जकड़ने में चाइना का भी रोल है, सऊदी अरब का भी रोल है, यूएई का भी, कतर का। तो सारे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को जब तक किसी फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं लाया जाएगा चीजें नहीं ठीक होगी। लिहाजा ये आईएमएफ की छतरी के नीचे अपने सब काम करना है, और एस्टैब्लिशमेंट को बहुत वाज़ेह तौर पे इदराक हो गया है कि अब नल्ले तलते खत्म करने होंगे, सही मानों में कारकर्दगी दिखानी होगी। राइट, सो यानी कि एहतिशाम साहब आपकी गुफ्तगू से कि ये जो केयरटेकर में शामिल हैं, नेचुरली एक क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो रही है कि देव कम इन फॉर अ लॉन्गर परहैप्स टर्म, और जो रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की जहां पर बात आती है, ऑल्दो के आमिर साहब अगेन वही वाली बात है कि इनका मैंडेट तो नहीं है। पॉलिटिकल टेम्परेचर, एंटनी ब्लिंकन की ट्वीट का रिस्पॉन्ड करते हुए अनवारुल हक साहब ने, निगरान वजीर आजम ने ये जरूर कहा कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस को यकीनी उसको फैसिलिटेट करने के लिए तमाम काम किया जाएगा। आपको लगता है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक माहौल बन सकेगा, और फिर ये केयर टेकर सेटअप कब तक चलेगा, ये कोई बता नहीं सकता? यानी कि मैं ना जिस दिन इन्होंने ओथ किया, ऐवान सदर में मिला था काकड़ साहब से, और आज जब इन्होंने काबीना का ओथ कराया सदर साहब से, तो मैं मिला हूं तो मैंने देखा कि उन्होंने शेव नहीं की हुई थी। उनके ऊपर इतना प्रेशर था ये 2-3 दिन से, और वो रात भर ये कैबिनेट का इतना मजेदार काम था कि आखिरी वक्त तक वहां पे लिस्टें ऐवान सदर की और कैबिनेट डिवीजन के ऑफिसर्स मेरे सामने ला रहे थे कि बंदा कौन है और महकमा कौन सा है, वहीं पे टाइप हुई है। और ये जो अभी सामने आई है वो पहला मरहला है। आमिर साहब कथा कलामी की माफी, लेकिन ये पहला मरहला है। ये यकीनन क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, बहुत सारे, लेकिन होने नहीं चाहिए, और वही बहुत है, 20-25 बन गए हैं, काफी हैं। आप लोगों को काम करना है, आपका मेन काम इलेक्शन कराना है, फैसिलिटेट करना है जो आप इन्वेस्टमेंट बैरूनी लाना चाह रहे हैं। जिन 4 मुल्कों का नाम ले रहे थे एहतिशाम साहब बड़े एहतराम के साथ, यहाँ पे कौन सी जमहूरियत है? वो कोई जमहूरियत नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं उनके सरमाए की गारंटी हो जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान जी आमिर साहब में जहां ब्लिंकन साहब का जो मैसेज आपने ट्वीट का बताया, वो मैसेज यही था कि आप इसके अलावा बाहर नहीं जा सकते, आपको जमहूरियत भी रखनी है। बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग के साथ जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने एक फ्री एंड फेयर तीसरी ट्रांचा नहीं देनी आपको। बिल्कुल, और मुश्किलात डेफिनेटली जरूर है। आखिर में सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि ये कल जो मुलाकात हुई है वो 2 घंटे तवील, उसके बाद ही ये कोई ऐसा लग रहा है, एक तासुर तो यही क्रिएट हो रहा है कि फौरन ही आके इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया डीलिमिटेशन का। देखिए मैं आपको बताऊं, आज ये तीसरी चौथी मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन की, जो पूरी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने की। वो पहले भी मिलते रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अब भी मिले हैं। यकीनन ये होगा कि जैसी पिटीशंस आ रही हैं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि दोनों ने ये इत्तेफाक किया होगा कि जब ये मजबूरी है हमारी, आप 14 मई के भी इलेक्शन के ऑर्डर कर चुके हैं, तो बजाय सुबकी कराने के कुछ करने के, तो हमें इमीडिएटली काम चलाना चाहिए। कि वो हो सकता है पिटीशन लें और उसके अंदर डायरेक्शन पास कर दें कि जी बस काफी है, इससे आगे नहीं जाना। जो 14 दिसंबर की डेट इलेक्शन कमीशन ने दी है, और उसके बाद 54-55 दिन जो आपको इलेक्शन के लिए चाहिए, बस आप चले जाएं वहां तक, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। क्योंकि चीफ साहब ने आज भी रिमार्क्स, कल भी रिमार्क्स दिए हैं, इलेक्शन होने चाहिए, कब हो रहे हैं। डीजी इलेक्शन कमीशन पे लोगों ने इतराज किया कि जी वो मंगल के रोज वो बिल्कुल ही कमीशन का फैसला ना हो, वो नहीं कह सकता, खुद नहीं कह सकता था, डीजी ला नहीं कह सकता था। बिल्कुल, और अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ही अनाउंस करना बिल्कुल, और अब जबकि अख्तियार भी ले लिया इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने, वो तरमीम के जरिए, तो बहरहाल इलेक्शन की डेट कब अनाउंस होती है, और अब आज के फैसले से तो नेचुरली नजर आ रहा है दिसंबर तक भी, और उसके आगे इलेक्शन कब होते हैं, बहरहाल उस पर एक बहुत बड़ा सवाल। फरवरी में होगा जी, फरवरी में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एहतिशाम साहब, थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।